मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों हमारे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट 3 के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। दोस्तों मैंने बेसिक कंसेप्ट के अंदर आप लोगों को बताया था कि रेफ्रिजरेशन साइकिल बेसिकली दो टाइप में क्लासिफिकेशन होती है, VCRS और VARS में। VCRS मतलब जो हमारे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो हमारे घर के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, उनको VCRS कहा जाता है। मतलब वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, VCRS वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ऐसे रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसके अंदर आप लोग कंप्रेसर का यूज़ करो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने के लिए, जो कि हमारे घरों के अंदर होता है, वो जो कि हमारा AC है। वो एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल। दूसरे टाइप के रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं, उनको कहा जाता है VARS, सॉरी वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। दोनों के बीच का फर्क क्या है? दोनों के बीच का फर्क सिर्फ इतना है कि VCRS के अंदर हम लोग रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करते हैं कंप्रेसर की हेल्प से, और VARS के अंदर हम लोग कंप्रेसर को हटा दे रहे हैं और उसकी जगह हम लोग यूज करेंगे एब्जॉर्बर का, जो कि आपके रेफ्रिजरेंट को हीट ट्रांसफर करके देगा। दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। VCRS के अंदर क्या होता है कि हम लोग जनरली एक सिंपल रेफ्रिजरेंट का यूज करते हैं, लेकिन VARS के अंदर हम लोगों को एक और लिक्विड या तो फिर एक और फेस का लिक्विड का आप लोगों को यूज करना पड़ता है, जिसको आप लोगों को बोलना पड़ेगा एब्जॉर्बेंट। मतलब कि VARS के अंदर आप लोगों के पास में दो लिक्विड हो जाते हैं, एक हो जाता है रेफ्रिजरेंट और दूसरा हो जाता है एब्जॉर्बेंट। यहां पर आज आप लोगों को जो थियरी देखनी है वो है VARS के बारे में। ये है हमारी वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। सबसे पहले सिंपल नाम है, GTU के अंदर आप लोगों को ये सवाल 110% आएगा, 110% आएगा, या तो ये सवाल आप लोगों को 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, और अगर नसीब अच्छे है तो ये सवाल आप लोगों को 7 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। GTU के अंदर आप लोगों को सीधा सीधा भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन विद नीड स्केच डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। इसको डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर भी कहा जाता है। अगर डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स नाम नहीं दिया है तो टेक्निकल भाषा में दूसरा नाम है एमोनिया हाइड्रोजन, तीसरा नाम है सिंपल वाटर एमोनिया साइकिल, और आपको पता होगा कि वाटर को एक्वा भी कहा जाता है, तो इस साइकिल का चौथा नाम है एक्वा अमोनिया रेफ्रिजरेशन साइकिल। और पांचवा ट्विस्टेड, अगर पेपर ट्विस्ट करके पूछना है तो आप लोगों को इस तरह से पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन विद नीड स्केच 3 फ्लूइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम, 3 फ्लूइड। आज आप लोगों को जो सिस्टम में समझाने वाला हूं उस सिस्टम को 3 फ्लूइड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को 3 फ्लूइड अलग अलग इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम मेन सबस्टेंस के तौर पर काम करना है, जिसको हम लोगों को यूटिलाइज करना है। मैं आप लोगों को आगे थियरी में समझाऊंगा। तो याद रखना इस थियरी के 5 तरीके के नाम, पांचों में से कोई भी तरीके से आप लोगों को पूछा जा सकता है। सबसे पहला डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स, दूसरा एमोनिया हाइड्रोजन, तीसरा सिंपल वाटर एमोनिया या H2O NH2 साइकिल, चौथा एक्वा एमोनिया, एंड द लास्ट वन इज 3 फ्लूइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम हमारे थियरी के साथ में। अगर ये थियरी आप लोगों को GTU में पूछी जा रही है, कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो सबसे पहले ये करो कि इस तरह से कंप्लीट लेआउट ड्रॉ करो। ठीक है, मान लो 4 मार्क्स का सवाल है, आप लेआउट ड्रॉ कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 या 1.5 मार्क्स का आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि लेआउट आप लोगों को कंपल्सरी ड्रॉ करना ही करना। तो मैं आप लोगों को लेआउट समझा देता हूँ। बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे पास में होते हैं। देखो VCRS के अंदर मेन 4 कंपोनेंट होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन वाल्व एंड इवापोरेटर। लेकिन VARS के अंदर थोड़े कंपोनेंट्स आप लोगों के ज्यादा हो जाएंगे, जैसे कि ये है एब्जॉर्बर, ठीक है, ये होगा हीट एक्सचेंजर, ओवर हियर योर जनरेटर जो काफी इंपॉर्टेंट है, फिर होगा रेक्टिफायर जिसको आप लोग दूसरे तरीके से बोल सकते हो वाटर सेपरेटर, नेक्स्ट वन इज द कंडेंसर, एंड द लास्ट वन इज द इवापोरेटर। जनरेटर को आप एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दोगे तो आप गैस बर्नर का भी यूज कर सकते हो या इलेक्ट्रिकल हीटिंग कॉइल का भी यूज कर सकते हो। तो ये नंबर ऑफ कंपोनेंट है। वर्किंग क्या होगा मैं ब्रीफ दे देता हूँ, खाली छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एब्जॉर्बर है जो कि आपके रेफ्रिजरेंट को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पर एब्जॉर्बर ऑलरेडी आप लोगों ने रखा हुआ, क्या 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 एब्जॉर्बर बनेगा, क्या रेफ्रिजरेंट बनेगा, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर का फंक्शन आपको पता है, हीट एक्सचेंज करने के लिए फ्रॉम हायर टू लोअर।
जनरेटर है जिसको हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी ट्रांसफर करेंगे जो आप लोगों के सॉल्यूशन को मिलेगा। रेक्टिफायर है, ये क्या करेगा, तो जो भी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन आपका आगे जा रहा है उसके अंदर अगर कोई वाटर पार्टिकल है तो यहाँ से रिमूव कर देगा। कंडेंसर का फंक्शन क्या होगा, तो जो भी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन हमारे कंडेंसर के अंदर आ रहा है वो यहाँ पर हीट लॉस करेगा, ठीक है। देन आफ्टर इट विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट। देन आफ्टर दैट लिक्विड फेज अमोनिया विल एंटर इनटू द इवापोरेटर। इवापोरेटर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से हाइड्रोजन को एंटर करेंगे पहली बार। यहाँ पर हाइड्रोजन का स्टोरेज होता है ये पहले से, तो जो भी लिक्विड अमोनिया आ रहा है वो हाइड्रोजन के साथ में मिक्स होगा एंड ओवर हियर द इवापोरेशन प्रोसेस विल बी फास्ट, वो इंक्रीज कर देगा। तो इवापोरेटर का मेन फंक्शन ये होता है कि जिस एरिया को आप लोगों को कूलिंग चाहिए उस एरिया में से वो लेटेंट हीट अमाउंट की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। मतलब कि हमारा बेस्ट एग्जांपल बोला जाए तो फ्रिज के अंदर का फ्रीजर, पूरी बॉडी के अंदर, फ्रिज की पूरी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा ठंडा पार्ट कौन सा होता है, तो फ्रीजर होता है कि जहाँ पर आप लोगों को माइनस में टेम्परेचर मिलता है। तो इवापोरेटर की जो कॉइल होती है वो उसी के पीछे होती है, वो क्या करता है उस पर्टिकुलर एरिया में से मैक्सिमम अमाउंट की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और वही हीट एनर्जी का थोड़ा बहुत पोर्शन आपकी पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। तो ओवर हियर इट विल हैपन लाइक दिस एंड ऑल आफ्टर दैट द सॉल्यूशन और द मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन विल अगेन एंटर इनटू द एब्जॉर्बर वेयर द वाटर इज ऑलरेडी देयर एज एन एब्जॉर्बर। ये एक बेसिक ब्रीफ है आप लोगों के वर्किंग का, कंपोनेंट्स में जिस तरह से काम करते हैं। शुरुआत आप लोगों की थियरी किस तरह से होती है। दिस इज द डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिस्टम को 3 फ्लूइड भी कहा जाता है। तो 3 फ्लूइड कौन से नंबर 1 द फर्स्ट फ्लूइड इज नोन एज द रेफ्रिजरेंट। इन दिस सिस्टम ammonia will be used as a refrigerant. Second number of fluid is absorbent. In this system water over here, ये absorber है, इस absorber के अंदर water, this water will use as the absorbent. ये रेफ्रिजरेंट को एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पर एब्जॉर्बेंट और रेफ्रिजरेंट का मिक्सचर जनरेट होगा एंड दैट मिक्सचर इज नोन एज द स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन और द वीक सॉल्यूशन। दैट मिक्सचर इज नोन एज द स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन और एज वीक सॉल्यूशन। अभी तीसरा फ्लूइड आपका होगा टू प्रमोट इवापोरेशन प्रोसेस, जो कि मैंने बोला यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन को एंटर करवाते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो वो सेम हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पर इवापोरेटर के अंदर स्टोर करके रखेंगे जहां पर कंडेंसर में से आप लोगों का सॉल्यूशन आएगा एंड व्हेन दिस मिक्सचर विल मिक्स विद द हाइड्रोजन इवापोरेशन प्रोसेस विल गेट बूस्ट अप, वो क्या हो जाएगा स्पीड अप हो जाएगा। तो इसीलिए तीसरा आपका लिक्विड होता है हाइड्रोजन और ये 3 लिक्विड की वजह से या 3 फ्लूइड की वजह से, सॉरी मेरा टर्मिनोलॉजी करेक्ट करता हूं, इसको बोला जाता है 3 फ्लूइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम। ठीक है, अभी वर्किंग समझ लेते हैं। वैसे जो वीआरएस की शुरुआत अगर हिस्ट्री की तरफ देखा जाए तो इसको इलेक्ट्रोलक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बार जो इंडस्ट्रियलिस्ट पर्पस के लिए रेफ्रिजरेटर बनाया था उस कंपनी का नाम था इलेक्ट्रोलक्स, इसीलिए इसको नाम दिया डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। वैसे तो डोमेस्टिक है मतलब आप घर पर भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये काफी कॉस्टली है, बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स है। अब इस सिस्टम के अंदर और क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर का सबसे बड़ा फर्क क्या है, तो ट्रेडिशनल वीसीआरएस या वीआरएस के अंदर हम लोग पंप का यूज करते हैं। तो पंप के यूज की वजह से क्या होता था कि आप लोगों का मूविंग पार्ट हो गया, वन टाइप पंप आपको पता है वो कंपोनेंट्स वर्किंग करेंगे उसके, ठीक है, मूविंग पार्ट हो गया, काफी नॉइज प्रोड्यूस करता है। तो ये जो पंप वाला पोर्शन है वो इस कंप्लीटली सिस्टम में से एलिमिनेट कर दिया है। अभी एलिमिनेट करने की वजह से क्या हुआ, तो आपकी पूरी सिस्टम नॉइसलेस हो गई। सेकंड चीज क्या हो रही है कि यहाँ पर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। जैसे कंप्रेसर अगर बोले तो मूविंग पार्ट है, पंप आपका मूविंग पार्ट है। अभी मूविंग पार्ट की वजह से क्या होता है, तो आपके रेफ्रिजरेंट के लीकेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बट यहाँ पर हो क्या रहा है, आप लोगों ने पंप को एलिमिनेट कर दिया। अभी पंप एलिमिनेट हो गया है तो आपका रेफ्रिजरेंट के लीकेज के जो चांस है वो माइनस हो जाते हैं, मतलब बहुत ही रिड्यूस हो जाते हैं। क्लियर? नाउ वी विल मूव टू द वर्किंग। प्रिंसिपल वर्किंग क्या है इसका? प्रिंसिपल वर्किंग कुछ इस तरह से होगा। ध्यान से समझना, मैं जो भी डायग्राम के ऊपर से समझाऊंगा तो आप लोगों को डायग्राम समझना है। हाँ, एक और चीज याद रखना बहुत ही खास है, अगर आप लोगों ने डायग्राम के अंदर इस रेफ्रिजरेंट की डायरेक्शन नहीं दी है ना, ये जो मैंने दिया है, जो तीर बना के रखा है, ये डायरेक्शन नहीं दिया ना, तो इतना समझ लेना कि इस फिगर का अगर 1 मार्क हो रहा है तो आधा मार्क कैसे देगा। भले आपका फिगर कितना भी सही हो,
आपका लेबलिंग कितना भी सही, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। शुरुआत करते हैं। इनटू द जनरेटर, अभी एब्जॉर्बर के अंदर ये वाला जो पोर्शन है, दिस डॉट 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 पोर्शन, ठीक है, ये आप लोगों का मिक्सचर है, मतलब कि सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? तो आपके रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बर का सॉल्यूशन है, मतलब कि एमोनिया एंड वाटर, बराबर। शुरुआत हम लोग एब्जॉर्बर से करते हैं। एब्जॉर्बर से आप लोगों का एमोनिया वाटर का सॉल्यूशन थ्रू हीट एक्सचेंजर सीधा हम लोग पास करेंगे जनरेटर के अंदर। अब जनरेटर में ये आपका सॉल्यूशन है NH3 प्लस H2, ये आपका सॉल्यूशन है। अब जनरेटर को आप लोगों ने एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दी, गैस बर्नर से आप लोगों ने हीट ट्रांसफर की, हीट ट्रांसफर करोगे तो आपका सॉल्यूशन को एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलने पर क्या होगा कि जो वाटर पार्टिकल है, मतलब कि जो आपका पानी है, वो आप लोगों के वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एमोनिया वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब योर सॉल्यूशन इज जनरेटेड इनटू द वेपर फॉर्म, जिसको आप लोग बोल सकते हो एमोनिया वेपर, जिसको हम लोग बोलेंगे एमोनिया वेपर। अभी एमोनिया वेपर के अंदर क्या होता है? तो दो टाइप के सॉल्यूशन जनरेट होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, एक होता है वीक सॉल्यूशन। जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन वाला पार्ट होगा, गर्मी सबको मिल रही है, हीट ट्रांसफर सबको मिल रही है, हीट ट्रांसफर सबको मिल रही है, लेकिन सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि एमोनिया और वाटर का प्रॉपर मिक्सचर जनरेट होना चाहिए। जो प्रॉपर मिक्सचर जनरेटेड पोर्शन होगा वो आगे चले जाएगा रेक्टिफाई की तरफ, और जो वीक सॉल्यूशन वाला पोर्शन होगा, वो वीक सॉल्यूशन वाला पोर्शन हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फिर से हीट एक्सचेंजर के अंदर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हीट एक्सचेंजर की इस कॉइल में आप लोगों का वीक सॉल्यूशन जाएगा, हीट एक्सचेंजर की इस वाली कॉइल में आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन आएगा। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन पहले शुरुआत में कहने के लिए, यहाँ पर जाकर आपको प्रॉपर स्ट्रॉन्ग मिलता है और वीक पोर्शन अलग हो जाता है। तो ये जो हॉट वीक सॉल्यूशन है, इसको आप लोग बोलते हो हॉट वीक सॉल्यूशन। ये जो हॉट वीक सॉल्यूशन है, ये आपके दूसरे सॉल्यूशन को हीट ट्रांसफर करेगा, मतलब जो भी हीट यहाँ पर वीक सॉल्यूशन के पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब किए, उसका यूटिलाइजेशन हम लोग यहाँ पर कर देंगे, तो आपको बर्नर को क्या है, कम हीट एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? मतलब एनर्जी सेविंग हो जाएगी। आप लोगों ने हीट लॉस का क्या किया, दूसरी तरह से यूटिलाइजेशन कर लिया, और जो वीक सॉल्यूशन होगा वो चले जाएगा सीधा एब्जॉर्बर में। क्लियर? नाउ जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, ओवर हियर योर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन विल पास। जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन सबसे पहले जाएगा रेक्टिफायर। अभी रेक्टिफायर का काम क्या है? टू रिमूव वाटर पार्टिकल फ्रॉम द एमोनिया सॉल्यूशन या एमोनिया वेपर, इसीलिए इसको नाम दिया वाटर सेपरेटर। अगर आप लोगों के स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन के अंदर कोई मॉइस्चर है या वाटर वेपर है, मैं क्लियर कर रहा हूं वाटर वेपर, तो वो वाटर वेपर आपके रेक्टिफायर के अंदर एब्सॉर्ब हो जाएगी, एंड ओनली ड्राई पार्टिकल ऑफ योर एमोनिया वेपर विल एंटर इनटू द कंडेंसर। रेक्टिफायर क्या करेगा? अगर मॉइस्चर है, अगर वाटर वेपर है, तो यहाँ पर एब्सॉर्ब कर लेगा, और जो ड्राई पार्टिकल है, वो ड्राई पार्टिकल कंप्लीटली जाएंगे आपके कंडेंसर के अंदर। अब कंडेंसर का फंक्शन तो आपको पता ही है। कंडेंसर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, या तो एक्सटर्नल सोर्स से कोई कूलिंग वाटर को सप्लाई करेंगे, या तो फिर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की तरह कि जो हमारी कंडेंसर की जो जाली होती है फ्रिज के पीछे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में लगी होती है, तो एटमॉस्फेयर की हवा उसको लगेगी, तो क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को कूलिंग मिलेगा। लेट्स से हम लोगों ने यहाँ पर कूलिंग वाटर का सर्कुलेशन करवाया, तो जो भी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, अभी जनरेटर के अंदर से जब आप लोगों का सॉल्यूशन बाहर निकलता है, एट दैट टाइम उसकी थर्मोडायनेमिक कंडीशन कुछ इस तरह से होती है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ विल बी हाई। अभी ऐसा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाला जो आप लोगों का एमोनिया वेपर का सॉल्यूशन है, कंडेंसर में आया, कंडेंसर में एक्सटर्नल सोर्स में आप लोगों ने कूलिंग वाटर को सर्कुलेट करवाया, क्या होगा, ये जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है यहाँ पर हीट लॉस करेगा। हीट लॉस करने पर क्या होगा, प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर तो हाई है लेकिन योर टेम्परेचर विल बिकम लो। टेम्परेचर लो हुआ, इसका मतलब ये कि एमोनिया के अंदर जो वेपर फॉर्म थे लिक्विड के, वाटर के, दैट विल कन्वर्ट इनटू द वाटर फॉर्म, मतलब कि लिक्विड फॉर्म। आपका एमोनिया भी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है ये। समझ में आ रहा है? तो ये कंडेंसर के अंदर हीट लॉस करके लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन विल एंटर इनटू द इवापोरेटर। अभी इवापोरेटर के अंदर क्या है, तो हम लोगों ने एक्सटर्नल सोर्स से हाइड्रोजन को एंटर करवा के
रखा है, ऑलरेडी हाइड्रोजन है वहां पर। जैसे ही आप लोगों का एमोनिया और वाटर का सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म वाला इवापोरेटर में आएगा, वो हाइड्रोजन के साथ में मिक्स हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन इवापोरेशन प्रोसेस को फास्ट करने के लिए यूज किया जाता है। 3 मार्क्स में सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों को, दैट व्हाई हाइड्रोजन इज यूज्ड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। तो आप लोगों को ये लिखना है कि सबसे बड़ा रीजन यही है कि हाइड्रोजन आप लोगों की इवापोरेशन प्रोसेस को फास्ट करके देता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब इवापोरेटर के अंदर हम लोगों को करना क्या है? इवापोरेटर का मेन फंक्शन ये है जो मैंने पहले बोला कि जिस एरिया को आपको ठंडा करना है वहां से वो मैक्सिमम अमाउंट की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एमोनिया पोर्शन है, एमोनिया वाटर जो आपका हाइड्रोजन के साथ में मिक्सअप हो गया, इवापोरेटर के अंदर प्रोसेस फास्ट होता है। अभी इवापोरेशन में क्या होगा? तो जिस एरिया को आप लोगों को मैक्सिमम कूल करना है वहां से मैक्सिमम अमाउंट की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जिसको टेक्निकली बोलते हैं द लेटेंट हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय दिस सिस्टम इज द अमाउंट अप टू द लेटेंट हीट वैल्यू। इतने अमाउंट की हीट एनर्जी यहां से क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। क्लियर? जो आप लोगों का रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट एंटर हो रहा था, ओवर हियर द प्रेशर बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन प्रेजेंट विल आल्सो डिक्रीज। तो यहाँ पर जो हाई प्रेशर है वो यहाँ पर आप लोगों का लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर? इवापोरेशन हो गया। लेटेंट हीट की जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, एनर्जी किसको मिलेगी? तो आपके एमोनिया वाटर के सॉल्यूशन को मिलेगी। दैट एमोनिया वाटर सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। अभी वाटर बहुत ही कम अमाउंट में होता है, मैंने वाटर बताया है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में होता है, मैक्सिमम अमाउंट होता है हमारा एमोनिया। वो जाएगा फिर से आपके एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर में वाटर है, क्या करेगा? एमोनिया विल एब्जॉर्ब बाय द वाटर एंड द हाइड्रोजन विल मूव इनटू द अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे ही आपका एमोनिया और हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा तो हाइड्रोजन जो होगा वो इस तरह से ऊपर की तरफ चले जाएगा और हाइड्रोजन फिर अगेन एंटर इनटू द इवापोरेटर। एब्जॉर्बर के अंदर क्या हुआ? जो भी आपका एमोनिया आया ओवर हियर इट विल मिक्स विद द वाटर। क्लियर? फिर से एक सॉल्यूशन जनरेट होगा और वही सॉल्यूशन फिर से हीट एक्सचेंजर के थ्रू लोगों को आगे ले जाना है एंड योर साइकिल विल रन कंटीन्यूअसली। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये थी हम लोगों की डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा। 4 मार्क्स का सवाल है, जीटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करोगे तब भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।